Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम द्वंद्व समास के बारे में जाना था। आज हम समास का अंतिम भाग बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है? बहुव्रीहि समास की परिभाषा अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। क्या अर्थ होता है? जिस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद का बोध करवाते हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जब पहला पद और दूसरा पद दोनों पद मिलकर तीसरे पद का बोध करवाते हैं और वह तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास के भेद। बहुव्रीहि समास से पहला भेद होता है इसका समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। क्या होता है? जब बहुव्रीहि समास के का पहला पद है, बहुव्रीहि समास का क्या पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो, तो वह कौन सा समास कहलाता है? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। दूसरा होता है, जैसे आप इसमें उदाहरण देखते हैं, दसः आननी यस्य सः। दस का अर्थ होता है 10, आननी का अर्थ होता है सिर या मुख, तो 10 मुख। उसकी क्या बता दी गई है? वहां विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हो गया 10 मुख, और ये क्या हो गया? अन्य पद बन गया दशानन। तो इस प्रकार से यहाँ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास हुआ। दूसरा होता है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। क्या होता है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास? जब बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां हो। जब बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में क्या हो? अलग अलग विभक्तियां हो, तो वह व्याधिकरण बहुव्रीहि समास के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे चंद्रशेखरे यस्य सः। अब यहाँ पहला पद है हमारा चंद्र। अब देखिए चंद्र में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। और दूसरा पद है हमारा शेखरे। शेखरे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। अब दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां हो गई। एक में प्रथमा विभक्ति हो गई, एक में सप्तमी विभक्ति हो गई, और दोनों मिलकर चंद्रशेखर अर्थात शिव के बारे में बोध करवाते हैं। तीसरा पद है वो प्रधान हो गया चंद्रशेखर। तो यह इस प्रकार से व्याधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। तीसरा भाग होता है इसका, तीसरा भाग रहेगा तुल्य योग बहुव्रीहि समास। जब बहुव्रीहि समास में सह शब्द का प्रयोग होता है, सह का अर्थ होता है साथ। जब बहुव्रीहि समास में सह का प्रयोग होता है, तो वह तुल्य योग बहुव्रीहि नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए उदाहरण है हमारा पुत्रेण सह, अर्थ होता है पिता के साथ। तो यहाँ सह का प्रयोग हो गया, इसलिए कौन सा है? तुल्य योग बहुव्रीहि समास है। अब इसका समास विग्रह किस प्रकार से किया जाता है? समास विग्रह करते समय हमेशा यत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम बहुव्रीहि समास का समास विग्रह करेंगे तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? यत शब्द का प्रयोग करेंगे। अर्थात अगर तीसरा पद हमारा पुल्लिंग का निकलेगा तो दोनों पदों के पीछे यस्य स का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा तीसरा पद है क्या निकलेगा? स्त्रीलिंग निकलेगा, तो हम वहां पर दोनों पदों के पीछे यस्य सा का प्रयोग करेंगे, और जो तीसरा पद होगा हमेशा उसका उत्तर भी निकलता है। उदाहरण देखते हैं। पहला है चक्रपाणि। चक्र का अर्थ होता है चक्र, पाणि का अर्थ होता है हाथ। तो चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके कौन होते हैं? विष्णु और कृष्ण। चक्र है हाथ में जिसके, तो यहाँ तीसरा पद निकल रहा है विष्णु या कृष्ण। तो अब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? विष्णु है हमारा पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग शब्द यत यस्य स का प्रयोग करेंगे। चक्रम पाणौ यस्य सः। अगला उदाहरण है हमारा चंद्रशेखर। चंद्र है शेखर पर जिसके, अर्थात शिखर पर जिसके
शिखर पर चंद्र है। कौन है ये? शिव। तो देखिए इसमें भी हमें शिव है वो क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। तो यहाँ पर भी इसका समास विग्रह करते समय हम यस्य स का प्रयोग करेंगे। चंद्रः शेखरे यस्य सह। अगला उदाहरण है हमारा प्राप्तोदकम। अर्थ होता है जिसको जल प्राप्त हो गया है। जिसको क्या हो गया? जल प्राप्त हो गया। कौन है ऐसा? ऐसा ग्राम या नगर, जहां पर क्या हो गया? जल प्राप्त हो गया, गांव या नगर। तो प्राप्तम उदकम यह सह, इस प्रकार से इसका समास विग्रह करेंगे। अगला है सपुत्र। सपुत्र का अर्थ होता है पुत्र के साथ। तो यहाँ सह का प्रयोग हो गया, तो सह का प्रयोग हो गया, तो ये भी कौन सा है? तुल्य योग बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। तो सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति। और जो पहला पद होगा उसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो पद क्या है? यहाँ पुत्र शब्द है, पुत्र। तो पुत्र पद में तृतीय विभक्ति पुत्रेण, और सह का अर्थ होता है सहित, पुत्रेण सहित यह सह, अर्थात जो पुत्र के साथ है। अगला है चंद्रमुखी। अब देखिए यहाँ चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का अर्थ होता है चंद्रमा जैसा मुख है जिसका। कौन होता है? स्त्री। तो चंद्रमा जैसा मुख है जिसका, वह है स्त्री। तो यहाँ पर भी तीसरा पद स्त्री के बारे में बताया गया है। स्त्री भी हो सकता है, लक्ष्मी भी हो सकता है, पार्वती भी हो सकता है। तो अब यहाँ स्त्री है, स्त्री के बारे में बता दिया गया, अर्थात ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में हम क्या करेंगे? यस्या सा का प्रयोग करेंगे। चंद्र यु मुखम यस्या सा, इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। अगला है हमारा मृगनयनी। मृगनयनी, मृगनयनी का अर्थ होता है हिरण जैसी आंखें हैं जिसकी, वह हैं। तो यहाँ पर भी स्त्री हो सकता है। तो अब यहाँ तीसरा पद स्त्री आ गया, तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, और स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हुए इसका समास विग्रह करेंगे। मृग इव नयनम यस्या सह। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बहुव्रीहि समास के बारे में जाना। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.